हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम द लास्ट ऑफ अस के सेकेंड और थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टाइटल है इन्फेक्टेड और लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही फ्यूचर एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें 2003 का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां इंडोनेशिया के एक सिटी में दो मिलिट्री ऑफिसर्स एक लेडी को ढूंढते हुए आते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। इस लेडी का नाम रत्ना पैरटिवी था, जो इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी में माइकोलॉजी प्रोफेसर थी। दरअसल ये सीन एपिसोड 1 में जोल और सेरा के घर इंडोनेशिया की न्यूज सुनाई देने के 2 दिन पहले का था। खैर, वो ऑफिसर प्रोफेसर रत्ना को एक लैब में लेके जाता है और फंगी सैंपल को स्टडी करने को कहता है और बताता है कि वो सैंपल उन्हें एक ह्यूमन बॉडी से रिकवर हुआ था। प्रोफेसर रत्ना उस सैंपल को देखते ही समझ जाती हैं कि वो कॉर्डिसेप्स फंगस है और मानने से इनकार करती हैं कि वो सैंपल किसी ह्यूमन बॉडी से लिया होगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट श्योर थी कि कॉर्डिसेप फंगस ह्यूमन में सरवाइव नहीं कर सकते थे। तभी वो ऑफिसर उसे एक लेडी की डेड बॉडी दिखाता है, जिसमें से वो कॉर्डिसेप सैंपल रिट्रीव किया था। उस लेडी के एंकल पर एक ह्यूमन बाइट मार्क था, जहां स्लिट करने पर उसमें जरा भी ब्लड नहीं था। उसके बाद उस लेडी का मुंह खोलने पर उसे वहां जिंदा कॉर्डिसेप फंगी मिलता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाती है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि वो लेडी अनाज के गोदाम में काम करती थी, जहां उसने 4 वर्कर्स को बाइट किया था, और जब वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तब ना चाहते हुए भी उन्हें उन सभी को शूट करना पड़ा। लेकिन ऑफिसर इस बात से परेशान था कि जिस इंसान ने उस लेडी को बाइट किया था वो अब भी बाहर खुला घूम रहा होगा, इसलिए वो चाहता था कि प्रोफेसर रत्ना जल्द से जल्द उस इन्फेक्शन का कोई वैक्सीन या मेडिसिन निकाले। लेकिन प्रोफेसर उसे बताती हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को स्टडी करने में गुजारी है, और जहाँ तक उसे पता है उस इन्फेक्शन का ना तो कोई क्योर है और ना ही कोई वैक्सीन इन्वेंट करने की उम्मीद। जिस पर वो ऑफिसर उससे कोई ऑप्शन पूछता है जिससे उस आउटब्रेक को स्प्रेड होने से रोक सके। तभी प्रोफेसर कहती हैं कि उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि उन्हें उन सभी सिटीज को ब्लास्ट करना होगा जहां तक ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। अब कहानी करंट टाइम में आती है, जहां जोल को अभी भी लग रहा था कि एली किसी न किसी समय इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन टेसा को लग रहा था कि शायद एली उस इन्फेक्शन से इम्यून होगी, इसलिए टेसा एली से जानना चाहती थी कि क्यों मार्लिन उसे लेकर इतनी प्रोटेक्टिव थी। तब एली बताती है कि वेस्ट की तरफ फायरफ्लाइज का एक बेस कैंप है, जहां डॉक्टर्स उस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढने में लगे हैं, और मार्लिन को लग रहा था कि एली ही वो क्योर है जिससे उस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन जोल सालों से इस क्योर और वैक्सीन की बात सुन सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इसलिए वो टेसा को वापस चलने को कहता है। बट टेसा उसे कन्विंस करती है कि उन्हें सिर्फ बैटरी से मतलब है, उसके बाद उन्हें उस इन्फेक्शन का क्योर मिले या ना मिले वो बात की बात है। जोल मान जाता है और तीनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर आने पर एली देखती है कि वहाँ जमीन में बड़ा होल हुआ था, जहाँ मिलिट्री वालों ने काफी साल पहले उस इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। एनीवेज, एली फिर बताती है कि वो एक ऑर्फन है और ना ही उसका कोई रिलेटिव्स है जिसके पास वो जा सके। ऑन द वे वो लोग नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग गिरने की वजह से आगे का रास्ता बंद था, जिस कारण उन्हें एक मॉल के अंदर से पास होना पड़ता है। वहाँ एली एक स्केलेटन को अचानक से देखकर घबरा जाती है और रिवील करती है कि उसे भी वो घाव एक मॉल में ही आया था। फिर एली के पूछने पर जोल बताता है कि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज यूजुअली 1 या 2 महीनों तक सरवाइव करते हैं, पर वहाँ कई ज़ॉम्बी ऐसे भी हैं जो 20 सालों से घूम रहे हैं। खैर, आगे वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज अपने अगले शिकार का वेट कर रहे थे। टेसा एली को बताती है कि सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उस फंगस के थ्रू कनेक्टेड हैं, जिससे अगर कोई एक भी ज़ॉम्बी उन्हें देख लेगा तो आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को उनके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद जोल डिसाइड करता है कि उनके पास अब सिर्फ म्यूजियम का ही रास्ता बचा है, जिसके टॉप फ्लोर से अगले बिल्डिंग में जाने की जगह थी। म्यूजियम के पास जाकर जोल देखता है कि म्यूजियम की दीवारें उस फंगस से जकड़ी हुई थी, पर वो फंगस सूख चुका था, जिस कारण उन्हें लगता है कि अंदर कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर चले जाते हैं, एली वहाँ एक ह्यूमन की डेड बॉडी देख लेती है,
जिसका ब्लड देखने से पता चलता है कि उस पर रिसेंटली अटैक हुआ था। पर शॉकिंगली वो अटैक किसी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के बाइट का नहीं लग रहा था, जिस वजह से जोल और टेसा सस्पेक्ट करते हैं कि उसे किसी क्लिकर ने मारा होगा। तभी जोल और टेसा को वहाँ किसी के होने की आवाज सुनाई देती है और देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो क्लिकर्स थे। क्लिकर्स दरअसल उस फंगस इन्फेक्शन के 3rd स्टेज को कहा जाता है। अब तक हमने जितने भी इन्फेक्टेड को देखा था वो उस इन्फेक्शन का 1st स्टेज था, जिसे इस कहानी में रनर्स कहा गया था, जो कि ह्यूमन लाइक ही होते हैं क्योंकि कॉर्डिसेप्स फंगस पूरी तरह से उनकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं किए होते। इन्फेक्शन के 2nd स्टेज को स्टॉकर्स कहा गया है, जिसकी शुरुआत बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। 3rd स्टेज होता है ये क्लिकर्स, जिसकी शुरुआत बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के 1 साल बाद शुरू होती है। इस स्टेज में वो फंगस अपने होस्ट के ब्रेन को पूरी तरह से इन्फेक्ट करता है और मैच्योर होकर उन्हें बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बना देता है, क्योंकि 1 साल तक बॉडी में इन्फेक्शन फैलते रहने की वजह से वो फंगस अपने होस्ट के स्किन को काफी हार्ड बना देता है, जिससे उन्हें मार पाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही क्लिकर्स देख नहीं सकते क्योंकि वो फंगस चेहरे के ऊपरी हिस्से में पूरी तरह से फैलकर उनकी आंखों को कवर कर लेता है, जिस वजह से वो सारे आवाज की ओर अट्रैक्ट होते हैं और अपने मुंह से क्रीपी क्लिकिंग साउंड बनाकर एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। खैर, कहानी में वापस आते हैं, जहाँ जोल एली को इशारे से कहता है कि क्लिकर्स किसी को देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। पर एली उस क्लिकर का रूप देखकर घबरा जाती है और उसकी गहरी सांसों की आवाज उस क्लिकर को उसकी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, जिसके बाद जोल उस पर फायर करता है, पर उस क्लिकर पर उन बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। वहाँ दूसरा क्लिकर एली और टेसा को फॉलो करने लगता है और बहुत ही एग्रेसिवली उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जोल किसी तरह उन्हें बचा लेता है और उन दोनों के सिर पर शूट करके उन्हें खत्म कर देता है। अब रूफ टॉप पे पहुंचने पर एली नोटिस करती है कि उस अटैक के दौरान क्लिकर ने उसे बाइट कर लिया था, जिस वजह से जोल को लगता है कि शायद 2nd टाइम एली की बॉडी उस इन्फेक्शन को फैलने से रोक नहीं पाएगी। पर टेसा उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे एली को लेकर पॉजिटिव रहने को कहती है। खैर, काफी देर बाद वो लोग ओल्ड स्टेट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां फायरफ्लाइज की टीम स्टे कर रही थी। पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि फायरफ्लाइज के सभी लोग ज़ॉम्बी द्वारा मारे जा चुके थे। टेसा फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ कोई रेडियो या मैप ढूंढने लगती है ताकि वो मार्लिन या फायरफ्लाइज के बेस कैंप में कांटेक्ट कर सके और एली को उन्हें सौंप दे। पर टेसा को वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और जोल भी हार मानकर वापस जाने की बात करता है, लेकिन टेसा वापस जाने से मना करती है और यहीं रुकने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो भी उस क्लिकर के अटैक के कारण अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। टेसा जोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो एली को बिली और फ्रैंक को सौंप दे, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो लोग उसका ख्याल रखेंगे। जोल के मना करने पर वो उसे एली का घाव दिखाती है, जो अब कम्प्लीटली हील हो चुका था और प्रूफ था कि वो उस इन्फेक्शन से इम्यून थी। अब इतने में एक इन्फेक्टेड होस्ट जाग जाता है, जिसे देखकर जोल उसे शूट करके मार देता है, बट क्योंकि वो सारे इन्फेक्टेड एक दूसरे से कनेक्टेड थे, वो फंगस आसपास के सभी इन्फेक्टेड होस्ट को उनकी ओर अट्रैक्ट करता है और उन्हें उस लोकेशन पर लेके आने लगता है। यहाँ जोल और टेसा को भी पता चल गया था कि उन्होंने बाकी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को जगा दिया था, इसलिए टेसा वहीं रुककर उन्हें खत्म करने का डिसाइड करती है और ड्रम में रहे फ्यूल को चारों ओर फैला देती है। फिर जोल एली को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ टेसा उन ज़ॉम्बीज के आने का वेट करने लगती है। और जैसे ही वो लोग अंदर आ जाते हैं, टेसा लाइटर से वहाँ आग लगा देती है और फायरफ्लाइज के सारे गोला बारूद ब्लास्ट होकर सभी ज़ॉम्बीज एक साथ खत्म हो जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं एपिसोड 3 की कहानी। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जोल टेसा के कहने पर एली को लिंकन टाउन लेके जा रहा था, जहां उनके स्मगलिंग पार्टनर बिल और फ्रैंक रहते थे। जोल और टेसा मार्लिन के कहने पर एली को सिर्फ ओल्ड स्टेट हाउस तक ड्रॉप करने आया था और फिर वहां से फायरफ्लाइज की टीम एली को उनके बेस कैंप तक एस्कॉर्ट करने वाली थी। पर अब क्योंकि सारे फायरफ्लाइज के लोग मारे गए थे, तो उस बेस कैंप की लोकेशन ना जोल को पता थी, ना टेसा को पता थी और ना ही एली जानती थी। खैर, जोल टेसा की डेथ से अपसेट था और उसकी डेथ के लिए एली को ब्लेम कर रहा था, बट एली उसे समझाती है कि किसी ने भी उन्हें एली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फोर्स नहीं किया था,
बल्कि वो दोनों ट्रक की बैटरी के लिए अपनी मर्जी से ये काम करने के लिए रेडी हुए थे। ऑन द वे जोल एक शॉप में चला जाता है जहां वो इमरजेंसी के लिए गन्स और बुलेट्स जैसी सप्लाईज छुपा कर रखता था। जिसके बाद एली स्टोर रूम में चेक करने चली जाती है कि कहीं उसे कोई काम की चीज मिल जाए, और चेक करते करते बेसमेंट में चली जाती है जहां उसे एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो मलबे के नीचे फंसा हुआ था। एली उसके पास जाती है और अपने पास रहे नाइफ से उसे मार देती है, लेकिन वापस ऊपर आने पर वो जोल को उस ज़ॉम्बी के बारे में नहीं बताती और नोटिस करती है कि जोल ने अपने पास रही गन उसी शॉप में छुपा दी थी, क्योंकि उसने छुपाए हुए स्टॉक में कोई बुलेट्स नहीं बची थी और बुलेट्स के बिना गन भी किसी काम की नहीं थी। अब क्यूरियस होकर एली जोल से पूछती है कि इन्फेक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन काटने से ही फैलता है तो फिर फर्स्ट पर्सन को किसने काटा होगा। जोल भी इस बारे में श्योर नहीं था, पर उसने सुना था कि इन्फेक्शन की शुरुआत कॉर्डिसेप्स फंगस के म्यूटेंट होने से हुई थी, जिस वजह से कुछ फंगस आटा, अनाज, ब्रेड जैसे बेसिक फूड में चले गए थे और उसमें कई प्रोडक्ट्स के ब्रांड ऐसे थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होते थे। जिसके बाद लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू किया और 3 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। खैर, अब आगे बढ़ने पर एली एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां उसे काफी सारे ह्यूमन स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। जोल उसे बताता है कि आउटब्रेक के 1 हफ्ते बाद मिलिट्री वहां के सभी टाउन्स को इवैक्यूएट करने लगे और लोगों को क्वारंटाइन जोन में रखा जाता, पर इतने सारे लोगों को क्वारंटाइन जोन में शेल्टर देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा फूड और बाकी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने लिमिटेड लोगों को शेल्टर देने का डिसाइड किया और बाकी लोगों को क्वारंटाइन जोन ले जाने के बहाने से सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर मार दिया, क्योंकि क्वारंटाइन जोन के बाहर वो लोग कभी न कभी इन्फेक्टेड हो ही जाते और आगे जाकर बाकी ह्यूमंस के लिए भी खतरा बन सकते थे। अब कहानी 2003 फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां आउटब्रेक के 4 दिन बाद मिलिट्री की एक टीम लिंकन टाउन को इवैक्यूएट करने आई थी। टाउन के सभी लोग कुछ ही जरूरी सामान के साथ रेडी हो जाते हैं और मिलिट्री व्हीकल में जाकर वेट करने लगते हैं, जिसके बाद सोल्जर्स सभी घरों में जाकर चेक करते हैं कि कहीं कोई इंसान अंदर ही छुप कर ना बैठा हो। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। एक सोल्जर उनके घर में आकर चेक करने लगता है और बिना उस बंकर को नोटिस किए वहां से चला जाता है और फाइनली पूरे टाउन को इवैक्यूएट करने के बाद वो मिलिट्री टीम सभी लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल ये वही सारे लोग थे जिनके स्केलेटन्स एली ने टाउन की ओर आते वक्त देखे थे। मिलिट्री के जाने के बाद वो आदमी बाहर आता है और अपनी सेफ्टी की तैयारी करने लगता है। दरअसल इस आदमी का नाम बिल था, जो अपने घर को छोड़कर क्वारंटाइन जोन में नहीं जाना चाहता था। अब क्योंकि वहाँ पूरा टाउन इवैक्यूएट कर दिया गया था, बिल अब अपनी मर्जी का मालिक था, इसलिए वो बिंदास शॉप में जाकर अपने लिए जो चाहिए वो उठा लेता है और अपने घर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग बना देता है। इन्फेक्टेड पर वॉच रखने के लिए सीसीटीवी इंस्टॉल करता है, जनरेटर इंस्टॉल करता है, फल और सब्जी के लिए सीड्स भी प्लान करता है। उसने इतने प्रॉपर तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए थे कि जैसे ही कोई इन्फेक्टेड उसकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा, उसके बिछाए हुए जाल में फंसकर वहीं मर जाएगा। खैर, अब कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि बिल अब भी अपने घर में सेफ था और इन्फेक्टेड से बचने के लिए हर तरह के प्रिकॉशंस ले रहा था। पर एक दिन वो नोटिस करता है कि एक आदमी उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया था। वो आदमी बिल को बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। बिल को उस पर विश्वास नहीं होने पर वो मशीन से उसे स्कैन करता है और पता लगता है कि वो सच बोल रहा था। उस आदमी का नाम फ्रैंक था, जो बाल्टीमोर क्वारंटाइन जोन से एब्सकॉन्ड होकर बॉस्टन की तरफ जा रहा था। बिल उसे उस ट्रैप से बाहर निकालता है और बॉस्टन की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करके उसे यहाँ से जाने को कहता है। पर फ्रैंक 2 दिन से भूखा था, इसलिए वो बिल से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ खाना मिलने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद बिल उसे खाना और वाइन ऑफर करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर तभी फ्रैंक वहाँ पियानो देख लेता है और म्यूजिक का फैन होने के कारण बिल को कुछ प्ले करने को कहता है। फ्रैंक के काफी रिक्वेस्ट करने पर बिल एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है, जिससे फ्रैंक समझ जाता है कि बिल लोनली फील कर रहा था। इसलिए फ्रैंक रोमांटिकली उसे अप्रोच करता है और उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और सीन यहीं कट होकर 3 साल बाद
2010 में दिखाया जाता है, जहां दोनों रिलेशनशिप में थे और एक कपल की तरह रह रहे थे। बट एक दिन फ्रैंक बिल से कहता है कि उन्हें अब फ्रेंड्स बनाकर बाकी लोगों से सोशलाइज होना चाहिए, जिस पर बिल साफ मना कर देता है और कहता है बाहर उनके फ्रेंडशिप के लिए कोई इंसान नहीं बचा है। तब फ्रैंक रिवील करता है कि वो पिछले कुछ महीनों से रेडियो पर टेसा नाम की एक लेडी से बात कर रहा है जो सेंसिबल सुनाई देती है, जिस पर बिल पहले तो गुस्सा होता है पर फिर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रैंक टेसा और जोल को उनके घर पर इनवाइट करता है और उनके साथ बिजनेस करने की बात करता है, लेकिन बिल उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कभी न कभी फेडरा या इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज उन्हें फॉलो करके यहाँ आ सकते थे। बट जोल उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसकी या टेसा की वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और समझाता है कि इस आउटब्रेक में सरवाइव करने के लिए वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जोल और टेसा उसे मेडिसिन, नए मशीन, नए फेंसिंग लाकर दे सकते हैं, जिसके बदले में बिल और फ्रैंक उन्हें ड्रग सप्लाई कर सकते थे। फ्रैंक टेसा और जोल से बिजनेस करने के लिए पहले से ही रेडी था, इसलिए वो टेसा के साथ मिलकर रेडियो पर कोड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग फेडरा और फायरफ्लाइज जैसे लोगों से सेफ रह सके। जाते वक्त जोल बिल को फिर से एक बार समझाता है कि उनकी फेंसिंग पुरानी होती जा रही है, हो सकता है कि इन्फेक्टेड या फेडरा यहाँ कभी ना पहुँच सके, बट रेडर्स यहाँ कभी भी आकर इन फेंसिंग को बड़े आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह फायरफ्लाइज ने फेडरा के डिक्टेटरशिप से बचने के लिए अपना अलग से एक ग्रुप बनाया था, उसी तरह वहाँ एक और लोगों का ग्रुप था जिन्हें रेडर्स कहते थे। रेडर्स दरअसल एक तरह के लुटेरे थे जो क्वारंटाइन जोन के बाहर छुपकर रहने वाले लोगों को या फेडरा या फायरफ्लाइज जैसे ग्रुप्स के फूड एंड सप्लाईज की गाड़ियों को लूटा करते थे। खैर, जोल और टेसा अब निकल जाते हैं और कहानी फास्ट फॉरवर्ड होकर 3 साल बाद 2013 में दिखाई जाती है, जहां एक रात कुछ रेडर्स बिल के फेंसिंग को ब्रेक कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर बिल उन्हें नोटिस करता है और उन पर काउंटर अटैक करने लगता है। और तभी फ्रैंक बाहर जाकर बिल को अंदर लेके आता है और नोटिस करता है कि बिल एक बुलेट लगने की वजह से घायल हो चुका था। बाहर वो रेडर्स फेंसिंग को ब्रेक करने में नाकामयाब हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक और आग में जलने से मर जाते हैं। फ्रैंक बिल के पेट से बुलेट निकालने की कोशिश करने लगता है और बिल फ्रैंक को उसकी सेफ्टी के लिए जोल को यहाँ बुलाने को कहता है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों जोल और टेसा के कांटेक्ट में थे और उनके साथ बिजनेस भी करते थे। और सीन यही कट होकर 10 साल बाद 2023 में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक और बिल बूढ़े हो चुके थे और फ्रैंक उम्र के कारण व्हीलचेयर का सहारा ले रहा था। साथ ही वो एक ऐसी बीमारी से सफर कर रहा था जिसका कोई इलाज नहीं था, जिस वजह से एक दिन वो बिल से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है कि वो उसे मार दे, जिस पर पहले तो बिल उसे मना करता है, पर उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है जानने पर वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद फ्रैंक के कहने पर वो उसके ड्रिंक में मेडिसिन की सभी पिल्स एक साथ मिला देता है और उसे पीने को दे देता है। पर तभी फ्रैंक को थोड़ा डाउट होता है और उससे पूछने पर पता चलता है कि बिल ने अपने ड्रिंक्स में भी वो पिल्स मिला दी थी। जिसके बाद सीन यही कट होकर कुछ दिन बाद करंट टाइम में दिखाया जाता है, जहां जोल एली को लेकर बिल और फ्रैंक के टाउन पहुंच गया था। जोल बिल और फ्रैंक को ढूंढने लगता है, पर तभी एली को वहां एक लेटर मिलता है जिसे बिल ने जोल के लिए लिखा था। उस लेटर में उसने बेडरूम में आने से मना किया था क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था और अब तक उनकी बॉडी भी खराब हो चुकी होगी। बिल ने उस लेटर में उसके अंडरग्राउंड बंकर का कोड भी मेंशन किया था और कहा था कि उसे वहां से जो भी गन्स या जरूरी चीजें चाहिए वो ले ले। जिसके बाद जोल उसके अंडरग्राउंड बंकर में चला जाता है और नोटिस करता है कि बिल ने उस रेडियो पर 80s का म्यूजिक ऑन ही रख दिया था। इसी कारण एपिसोड 1 के एंड में हमें 80s का म्यूजिक सुनाई दिया था, क्योंकि बिल रेडियो के जरिए जोल और टेसा को अलर्ट करके यहाँ बुलाना चाहता था ताकि वो लोग उसकी सारी जरूरी चीजें अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सके। खैर, जोल अब डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले टॉमी को ढूंढेगा, क्योंकि टॉमी कुछ समय पहले फायरफ्लाइज के लिए काम करता था, जिसका मतलब उसे फायरफ्लाइज के बेस कैंप की लोकेशन पता होगी, जहां वो डॉक्टर्स एली का वेट कर रहे थे। जोल वहां से गन्स, बुलेट्स, फ्यूल के कैंस और बाकी जरूरी चीजें ले लेता है और बिल की कार में वहां से निकलने का डिसाइड करता है। पर तभी एली को बिल की गन दिखाई देती है, जिसे वो जोल से छुपाकर अपने पास रख लेती है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं और एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाता है।